की शुरुआत में हमें एक रिसर्च की रिपोर्ट दिखाई जाती है प्रशांत महासागर में, जहां पर एक ऐसे आइलैंड की खोज की गई है जहां पर महिलाओं की बहुत ही धीमी गति से उम्र बढ़ती है और यहाँ पर सभी महिलाएं ही हैं। इसीलिए इस आइलैंड को वर्जिन आइलैंड कहा गया है। वहीं पर हम मिस्टर सुंग को देखते हैं जो कि बेहद ही अमीर इंसान है और वो अमर होना चाहता है। इसीलिए उसने ना जाने कितने ही रिसर्चर्स को इस मिशन पर भेजा है ताकि वो उस आइलैंड का पता लगाएं और वो अपनी उम्र को धीमी गति से बढ़ा सके। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर सुंग ने फिर से एक ऐसी ही रिसर्च टीम का गठन किया है जिसके लिए उसने एक बहुत मोटी रकम इनाम में रखी है। और ये सब बातें बैंग नाम का एक लड़का सुन रहा होता है जो कि उस आइलैंड को ढूंढने के लिए तैयार था। और इससे पहले जितने भी मिस्टर सुंग के मिशन थे वे फेल हो चुके थे और उनमें से सिर्फ एक इंसान ली जो कि उस तक पहुंच पाया था। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां की खूबसूरत महिलाओं की तरफ वो आकर्षित हो गया था, इसलिए वो लौट कर वापस नहीं आ पाया और ना ही उसने मिस्टर सुंग और अपने बेटे के लिए कोई भी मैसेज छोड़ा था। ली कोई और नहीं बल्कि वैंग का ही फादर होता है, इसलिए वो अपने फादर को ढूंढने के लिए मिस्टर सुंग के इस मिशन में शामिल हो जाता है। मिशन में शामिल होने के बाद जैसे ही वांग शिप की तरफ जाता है तभी उसकी मुलाकात ह्यू ब्यू नाम के एक लड़के से होती है जो कि जरूरत से ज्यादा उत्साहित होता है और उसने अभी अभी शिप चलाना सीखा था तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। ये दोनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। मिशन के शुरुआती दिनों में तो ये दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब प्रशांत महासागर में घूमते हुए उन्हें 2 महीने हो चुके होते हैं और अब इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा होता है तो इनका हौसला भी टूटने लगता है। तभी बैंग कहता है कि अब हमें किसी न किसी आइलैंड पर पहुंचना होगा वरना हमारा खाना खत्म हो जाएगा और हम इस प्रशांत महासागर में घूमते घूमते मर जाएंगे। अब बैंग बाहर आकर जैसे ही आसमान के नीचे लेटता है तभी कुछ पक्षी उसके ऊपर मंडराने लगते हैं और तभी एक पक्षी बैंग के मुंह पर पॉटी कर देता है, जिसके बाद बैंग को पता चल जाता है कि पास में ही कोई न कोई आइलैंड है और वो जल्दी ही उन्हें आइलैंड दिख भी जाता है। लेकिन समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं, जिस पर ह्यून ब्यू बैंग से कहता है कि वहां तक इस जहाज को ले जाना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें तैरकर ही वहां पर जाना होगा। इसके बाद वो जैसे ही वहां पर तैर कर पहुंचते हैं और कुछ देर बाद जब इनकी आंख खुलती है तो ये खुद को वहां पर काफी सारी महिलाओं के बीच में घिरा हुआ पाते हैं। वो दोनों उनसे कुछ पूछते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वैंग और ह्यू ब्यू से पूछताछ करने के लिए अपने शिविर में लेकर जाते हैं जहां पर उनकी महारानी पेट्रियाकी वहां पर पहुंचती है और वो उन दोनों से पूछताछ कर रही होती है। लेकिन ह्यून ब्यू फिर से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और इस चक्कर में उसकी पिटाई हो जाती है। पेट्रियाकी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को लकड़ी के बने पिंजरे में बंद करने का हुक्म दे देती है। उन दोनों को कैद कर दिया जाता है। तभी वर्जिन द्वीप की महारानी वैंग से कहती है, हमने 500 सालों में सिर्फ तुम दूसरे इंसान हो जिसे यहाँ पर आते हुए देखा है। उन दोनों की बात जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से हैं। जब बैंक जान जाता है तो वो अपने डैड के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है। बैंक के पास एक चाकू होता है, इसलिए रात होने के बाद जब सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं तभी बैंक चाकू की मदद से वहां पर बंधी रस्सियों को काटकर पिंजरे से बाहर निकल जाता है। तभी हम ह्यून ब्यू को देखते हैं जो कि उस आइलैंड से निकलने के लिए रास्ता खोजने के लिए बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ बैंग अपने डैड के बारे में जानने के लिए उन महिलाओं के शिविर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही ह्यून ब्यू वहां से बाहर का रास्ता देखता है तो उसे नहीं पता था कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं। तभी ह्यून ब्यू खरगोश के लिए बने जाल में फंस जाता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिरता है। तभी उसके पीछे से तीर आकर लगते हैं और तुरंत बाद ही ऊपर से बहुत सारे नारियल उसके सर पर गिरते हैं और ह्यून ब्यू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैंग को देखते हैं। जब कुछ महिलाओं को अपनी तरफ वो आते हुए दिखता है तो वो एक घर में घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम म्यूयान है वो अपनी बहन मून के साथ झोपड़ी में प्रवेश करती है, क्योंकि वो सब झोपड़ियां वहां पर रहने वाली महिलाओं के लिए बाथरूम की तरह थी। और जब बैंग को पता चलता है कि ये झोपड़ी इन महिलाओं के नहाने का स्नान घर है और जैसे ही म्यूयान नहाने के लिए कपड़े निकालती है और टब के अंदर जाती है तभी बैंग वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मून उसे देख लेती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। पहले तो बैंग उसे चॉकलेट देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मून डर जाती है, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगती है और मून की आवाज सुनते ही सभी महिलाएं सतर्क हो जाती हैं और वो झोपड़ी की तरफ आ जाती हैं। बैंग अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागता है और काफी भागने के बाद भी वो महिलाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक जगह पर जाकर तो वो उन्हें आग से डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी ये ट्रिक भी फेल हो जाती है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद फिर से उसे इस आइलैंड की महारानी के सामने पेश किया जाता है और उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये यहाँ पर बिना कपड़ों की महिलाओं को देखने का पाप कर रहा था। बैंग उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि उनकी महारानी बैंग को मौत की सजा सुनाती है। तभी हम देखते हैं कि ह्यून ब्यू अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मुझे युद्ध कौशल भी आता है। जल्द ही वो महिलाएं उसका ये झूठ भी पकड़ लेती हैं और उसे फिर से बुरी तरह मार पड़ती है।
अब जैसे ही आइलैंड की महिलाएं इन्हें मारने के लिए ले जा रही होती हैं, तभी महारानी उनके यहाँ आने का कारण उनसे पूछना चाहती है। तो वो बैंग उन्हें बताता है कि उसके डैड यहाँ पर 10 साल पहले आए थे और उसके बाद से वो कभी नहीं लौटे। जिस पर महारानी कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिली थी और अगर वो मुझे इसके बाद कभी मिलेंगे तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। अब दोनों को इस पवित्र पेड़ के पास ले जाकर पकाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ह्यून ब्यू और बैंग अभी भी कोशिश करते हैं और महारानी से कहते हैं कि वो झोपड़ी के अंदर वहाँ पर नहीं था, लेकिन अब कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इन दोनों को ले जाया जाता है और एक बड़े से बर्तन में दोनों को बांधकर उनके आसपास लकड़ियां रख दी जाती है, जिसे देखकर समझ जाता है कि अब इन दोनों को यहाँ पर पकाकर खाया जाएगा। तभी वहाँ पर म्यूयान पहुंच जाती है और वो वैंग से जाकर कहती है कि तुमने मेरी जासूसी की और बिना कपड़ों के देखा, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। जैसे ही म्यूयान अपने पास से चाकू निकालती है और बैंक की तरफ बढ़ाती है, जिसे देखने से लगता है कि वो उसे मारना चाहती है, लेकिन वो उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देती है और साथ ही उसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की जान मेरी वजह से जाए। अभी दोनों भाग ही रहे होते हैं, लेकिन जल्दी ही इन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है और इस बार इन्हें फिर से पकाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही इनके आसपास आग लगाई जाती है, तभी उस कबीले की एक लड़की महारानी को आकर बताती है कि इनके कबीले की एक लड़की समुद्र में डूब रही है। तभी सब लोग उसे बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर म्यूयान फिर से आकर इन दोनों को वहां से छुड़ा देती है और तभी हम देखते हैं कि इनके पवित्र पेड़ में भी आग लग रही है। ये दोनों जैसे ही भाग रहे होते हैं, तभी वैंग की नजर समुद्र में डूब रही लड़की के चिल्लाने पर पड़ती है। ये कबीला बेशक इन दोनों को थोड़ी देर पहले मारने वाला था, लेकिन वैंग को इन पर तरस आ जाता है और वो समुद्र के अंदर जाकर उस लड़की को बचाकर बाहर ले आता है। लड़की बेहोश होती है, इसी वजह से ह्यून ब्यू उसको सीपीआर देता है और उसके होश में आने के बाद सभी लोग उसकी बहादुरी की काफी तारीफ करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की अभी बेहोश हुई थी वो ह्यून ब्यू को पसंद करने लग जाती है और वो इन दोनों की सजा को माफ करने के लिए कहती है। लेकिन इनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि इनको पता चलता है कि कबीले के पवित्र पेड़ में आग लग चुकी है। इसीलिए महारानी फिर से इन दोनों को एक साथ बुलाती है और सजा देने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस बार म्यूयान और महारानी की बेटी दोनों को सजा दिलाने के खिलाफ थी और इस पर महारानी अब मान जाती है और वो वैंग से कहती है कि 3 महीने के अंदर इस पवित्र पेड़ को फिर से अंकुरित करना होगा। और अब हम देखते हैं कि ये लोग उनके साथ काफी घुल मिल जाते हैं और सभी लड़कियों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनकी काफी मदद करते हैं, जैसे कि फसलें उगाना और नई नई टेक्निक से मछली पकड़ना। उनके काम को बेहद आसान बना दिया जाता है और अब ये कबीले की लड़कियां भी इन्हें काफी पसंद करने लग जाती हैं। महारानी की बेटी, जो कि ह्यून ब्यू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो उसके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आती है और ह्यून ब्यू भी उसके लिए कुछ न कुछ फूल लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि म्यूयान के पीछे एक बहुत बड़ा सांप होता है जो कि उसे डसने वाला होता है, लेकिन तभी ये सब बैंक देख लेता है और वो म्यूयान को खींचकर दूसरी साइड कर देता है, जिससे कि ये सीन दिखने में बेहद रोमांटिक लगता है। म्यूयान हंसती हुई कहती है कि ये सांप उसका पालतू है। बैंक के जीपीएस में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं, वो इधर उधर घूमकर सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पवित्र पेड़ भी अब फिर से अंकुरित हो चुका है और ये देखकर सभी लोग बेहद खुश होते हैं। तभी म्यूयान काफी अच्छे से और बहुत ही शांत मुद्रा में डांस कर रही थी, जिसे बैंक दूर से ही देख रहा होता है और उसे देखकर सोचता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। म्यूयान बैंक के पास आती है और इस आइलैंड के बारे में बताने लगती है कि कुछ साल पहले एक जनजाति थी जिसे डायन जनजाति के नाम से जाना जाता था और उनके पास बीज था जिनकी इन्हें रक्षा करनी होती थी। और डायन जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण काम था प्रकृति और मनुष्य के बीच एक संतुलन की स्थिति बनाए रखना। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोग इस बारे में जानते चले गए, उन लोगों ने इस कबीले पर आक्रमण किया और जैसे ही कबीला खत्म होने वाला था, तभी इस कबीले के लीडर ने छोटी सी बच्ची को ये बीज दिया था और उससे कहा था कि तुम वहां तक भागो जहां तक तुम इस बीज को लेकर भाग सकती हो। और इसी दौरान कबीले के लीडर को भी मार दिया जाता है, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं, बल्कि भागते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां पर उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन उस बीज की वजह से देखते ही देखते वो आइलैंड फलने फूलने लगता है, जो कि उस बीज के कारण हुआ था। म्यूयान बताती है कि वो छोटी सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी महारानी पैट्रियोकी है। इसके बाद म्यूयान बैंक को उस जगह पर लेकर जाती है जहां पर उसके फादर आए थे। तभी बैंक को अपने डैड की एक डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने उस डायन कबीले के बारे में कुछ लिखा था कि उनका अनुभव इनके साथ कैसा था। जैसे ही बैंक डायरी पढ़ता है तो उसमें देखता है कि उन्होंने लिखा है कि मैंने यहाँ पर आकर जाना है कि जीवन सत्य और प्रकृति के करीब रहना किसे कहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लालच भरी दुनिया को यहाँ की सच्चाई के बारे में पता चले। इसलिए उन्होंने यहाँ से कभी वापस जाने का फैसला नहीं किया और न ही किसी भी तरह की रिपोर्टिंग किसी को दी थी। और उसमें एक आखिरी मैसेज भी था जो उसने अपने बेटे के लिए लिखा था
कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओगे और मेरे फैसले की कद्र करोगे। तभी बैंक समझ जाता है कि उसे यहाँ की कोई भी बात बाहर लीक नहीं करनी चाहिए, इसलिए बैंक अपने जीपीएस सिस्टम को तोड़ देता है। अभी दोनों जैसे ही वापस जा रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि जीपीएस अभी भी काम कर रहा है और ये समझ जाते हैं कि जल्द ही मिस्टर सुंग भी अब यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जीपीएस सिस्टम के सिग्नल वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और दूसरी तरफ ये सच में मिस्टर सुंग को पता चल जाता है कि ये वही आइलैंड है और तभी बैंक महारानी के पास जाता है और उनसे इस जगह को यहाँ से खाली करने के लिए कहता है, लेकिन महारानी जाने से मना कर देती है। बल्कि एक प्लान बनाया जाता है जिसमें इस कबीले की कुछ खूबसूरत महिलाओं को बाहर ही इंतजार करने के लिए रख दिया जाता है। मिस्टर सुंग अपने चारों लोगों को इस आइलैंड पर भेजता है और जो महिलाएं उनका इंतजार कर रही होती हैं वो चारों लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो महिलाएं उन्हें अपने जाल में फंसाकर एक एक करके सबको बेहोश कर देती हैं। जब ये चारों लोग मिस्टर सुंग को रिपोर्ट नहीं करते तो मिस्टर सुंग खुद ही वहां पर देखने के लिए आता है। तभी उसका स्वागत ये दोनों करते हैं और उसे कहते हैं कि ये आइलैंड वर्जिन आइलैंड नहीं है। लेकिन मिस्टर सुंग कोई बेवकूफ इंसान नहीं होता, बल्कि वो देखते ही समझ जाता है और दोनों को किडनैप करने के साथ साथ सभी लोगों को किडनैप कर एक साथ बांध देता है। और तभी वो इस कबीले की महारानी से पूछता है कि वो बीज कहाँ पर है, जिस पर वो उसे देने से मना करती है तो उस कबीले की सबसे छोटी बच्ची को मारने का आदेश देता है। उस बच्ची की जान बचाने के लिए महारानी उस बीज का रास्ता बता देती है। जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं तब इस लीडर की बेटी एक एक करके मिस्टर सुंग के लोगों को मारना शुरू कर देती है। इससे मिस्टर सुंग काफी गुस्सा हो जाते हैं। जब उसे ये बात पता चलती है तभी वो बैंक के गले में एक बम बांध देता है और अपने हाथ में रिमोट लेकर रखता है और उसे बार बार धमका रहा होता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन बैंक अब समझ चुका था कि जैसे उसके फादर ने यहाँ के रहस्य को बाहर न भेजकर इनकी रक्षा की है, उसी तरह वो भी इन लोगों की रक्षा करेगा और वो अपनी जान की बलि दे देगा। इसी बीच मिस्टर सुंग और इन महिलाओं के बीच से रिमोट को लेकर छीना झपटी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो रिमोट का बटन दब जाता है और अब बॉम्ब की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अपने फादर द्वारा लिए गए इस फैसले की कद्र करते हुए बैंक बॉम्ब के साथ पानी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अब उस बम के फटने में सिर्फ कुछ सेकेंड्स ही बाकी होते हैं। बैंक के समुद्र में जाते ही बम ब्लास्ट हो जाता है और सबको लगता है कि बैंक मर चुका है और मियोयान बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बैंक समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद समुद्र ने उसे फिर से जीवन दान दे दिया है, उसकी निस्वार्थ सेवा करने के चलते। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म